जौनपुर नाम के एक शहर में लीला का परिवार रहता है। लीला एक पढ़े लिखे खानदान की लड़की थी। पढ़ाई के दौरान ही लीला की शादी हो जाती है और शादी के तुरंत बाद उसे एक बेटा भी हो जाता है। पर जन्म के 1 महीने बाद ही महेश की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुन्ना सही से सांस नहीं ले पा रहा। मुझे कुछ नहीं पता, आप अभी मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलिए। आज तो डॉक्टर की स्ट्राइक है लीला, मैं तुम्हें कैसे लेकर जाऊं? तुम एक काम करो, कपड़े को गर्म करके उससे उसकी छाती सेको, हो सकता है उससे कफ बाहर आ जाए। आपको क्या लगता है मैंने कुछ नहीं किया होगा? मैं इसकी माँ हूँ, सारा जाब्ता कर लिया है मैंने। लाल मिर्च से फिटकरी से सबसे नज़र भी उतार ली है। सुबह से गर्म तेल से इसकी मालिश कर रही हूँ, फिर भी कोई सुधार नहीं आ रहा। क्या करूँ, कोई तरीका काम नहीं आ रहा। देखो, ऐसे घबराने से क्या होगा लीला, हमें सुबह का इंतजार करना ही होगा। तो आप कीजिए इंतजार, मैं नहीं करूँगी। बिना कुछ सोचे समझे लीला गाड़ी शुरू करती है और अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के घर के नीचे पहुंच जाती है और बेल बजाती है। दरवाजा खोलिए डॉक्टर साहब, आप तो धरती पर भगवान का रूप माने जाते हैं। अपने सारे नियम कानून तोड़कर मेरे बच्चे को संभाल लीजिए, वरना इसे कुछ हो जाएगा। आप अगर बाहर नहीं आए तो मैं इस भारी बारिश में अपने बच्चे को आपके सहारे छोड़कर अपने प्राण त्याग दूंगी। एक माँ की गुहार सुनकर डॉक्टर साहब महेश का इलाज करने पर मजबूर हो जाते हैं और बाहर आते हैं। अरे लीला, तुम कहाँ? वो कॉलेज की कॉन्फिडेंट लड़की आज किसी बच्चे की माँ बन चुकी है। किसी ने सही कहा है, माँ के रहते किसी बच्चे को कभी कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा महेश बहुत खुश नसीब है लीला। लीला को जीवन में कुछ करना था, उसके कई सपने थे, पर महेश के होने के बाद उसने उन सपनों को ऐसे छोड़ दिया जैसे हाथ से पानी, और अपनी माँ के कर्तव्य को निभाने लगी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और महेश 19 साल का हो जाता है। मुझे अपनी डिग्री पूरी करने के लिए 23 लाख रुपए की ज़रूरत है मम्मी। बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा, इतने पैसे पापा देंगे कहाँ से? और लोन लेकर मैं पढ़ना नहीं चाहता। शायद मेरी किस्मत में आगे पढ़ना लिखा ही नहीं है। मैं भी बिजनेस ही ज्वाइन कर लेता हूँ। अरे पागल है क्या? आज तक कभी किसी चीज़ की कमी होने दी है क्या तेरी माँ ने? जॉब होने देगी? तू फिक्र मत कर। ये कहकर लीला तिजोरी से अपने गहने बाहर निकाल कर लाती है। ये क्या कर रही हो मम्मी? नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। इन गहनों को गिरवी रख दे बेटा, इससे जो पैसे आएंगे उससे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेगा, और नौकरी लगने के बाद तू ही इन गहनों को छुड़ा कर लेकर आएगा, याद रखना। लीला हर कदम पर महेश को काबिल बनाने के लिए कोई भी मुसीबत उठाने को तैयार थी। अपनी शादी के गहने गिरवी रखकर लीला महेश को इंजीनियरिंग करने बाहर भेज देती है। महेश भी मन लगाकर पढ़ाई करता है। कॉलेज में ही महेश को कृति से प्यार हो जाता है। समय बीतता जाता है और महेश को कैंपस सिलेक्शन में एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है, वो भी अपने शहर में। जॉब लगते ही महेश अपनी माँ को ये खुशखबरी देता है और साथ ही साथ कृति के बारे में भी बताता है। वाह बेटा, एक बार में ही 2 खुशियाँ दे दी तूने मुझे। भगवान ने इतना अच्छा बेटा दिया था मुझे, और उस बेटे ने मेरे घर में एक बेटी की कमी भी पूरी कर दी। आज मुझसे ज़्यादा खुश कोई और हो ही नहीं सकता। मैं और तेरे पापा कृति के घर जाकर उसका हाथ मांग लेते हैं। लीला कृति के घर वालों से उसका हाथ मांग लेती है और कुछ ही दिनों में कृति बहू बनकर लीला के घर आ जाती है। शादी के 2 दिन बाद। ये रोटियां बड़ी अजीब लग रही है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना मम्मी? ऐसी कच्ची रोटियां आप कभी नहीं बनाती। आज रोटियां मैंने नहीं, कृति ने बनाई है बेटा। ओह, आई एम सो सॉरी कृति, हम सभी से मिस्टेक होती है। वो क्या है ना, रोटी तो अच्छी है पर मुझे हमेशा मम्मी के हाथ के खाने की आदत है ना, इसलिए शायद। कॉलेज के मेस के खाने से तो अच्छा ही खाना बनाया है मैंने। शादी के बाद ना हर बेटी को अपनी माँ ज़्यादा ही अच्छी लगने लग जाती है। अरे बहू, ऐसी बात नहीं है। अरे सुन तो। गुस्से में कृति अपने कमरे में चली जाती है। रात के वक्त सभी डिनर पर जाने के लिए तैयार होते हैं। कृति काले रंग की साड़ी में तैयार होकर खुद को शीशे में देख रही होती है। तभी महेश कहता है, तुमने शादी के 2 दिन बाद ही काली साड़ी पहन ली कृति, मम्मी ने मना किया था ना। मम्मी मम्मी मम्मी, ठीक है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ा? शादी कर ससुराल तो मैं आई हूँ, घर मेरा बदला है, तो बंदिशें तो मुझ पर ही लगनी है ना। अगर अब इस मम्मी के पुजारी को उसकी माँ के पल्लू से अलग नहीं किया तो मेरा नाम भी कृति नहीं। 1 हफ्ते बाद महेश के साथ साथ कृति भी ऑफिस ज्वाइन कर लेती है।
कृति के एब्सेंस में लीला घर का सारा काम कर लिया करती, पर कृति को तो महेश के सामने अपनी प्यारी सास को एक विलन दिखाना था। वो एक दिन ऑफिस से फ़ोन करके अपनी सास को कहती है, मम्मी जी आज आप खाने में कुछ मत बनाइएगा, मैंने कुछ स्पेशल बनाने की सोची है, तो ऑफिस से आने के बाद खाना मैं ही बनाऊंगी। अरे बेटा, तू तो खुद सुबह जाती है रात में आती है, इतनी थकावट के बाद तू खाना कैसे बना पाएगी? चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मुझे आदत है। रात को ऑफिस से आते ही कृति किचन में चली जाती है। जैसे ही महेश घर आता है, उसे देखकर कृति अपने माथे पर पानी लगाकर पसीने से भीगी होने की एक्टिंग शुरू कर देती है। इतना पसीना, ओ गॉड, दिन भर काम करके आओ और फिर ये खाना भी बनाना पड़े। कोई बात नहीं, अब मम्मी जी ने कहा है तो करना तो पड़ेगा ही। ये सब क्या है कृति? छोड़ो, चलो कमरे में चलो, आराम करो, खाना बाहर से मंगवा लेंगे। नहीं महेश, मम्मी जी ना कल अपनी फ्रेंड से फ़ोन पर कह रही थी कि शादी के बाद मेरी बहू ने बिल्कुल रसोई से मुंह मोड़ लिया है। मैं नहीं चाहती कि उन्हें ऐसा लगे कि मैं काम से बच रही हूँ। मम्मी तो ऐसी नहीं थी, आजकल क्या हो गया है उन्हें? ऐसा कहकर कृति महेश के मन में उसकी माँ के लिए शक का बीज डाल देती है। कृति बार बार ऐसा कुछ न कुछ दोहराती रहती, जिसके कारण महेश के मन में उसकी माँ के लिए नफरत बढ़ती जाए। कुछ दिनों बाद कृति माँ बनने वाली थी। वो अपने कमरे में पेट पकड़े एक दवाई लेकर आती है। ये कैसी दवाई खा रही हो तुम कृति? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था महेश, मम्मी जी से दवाई मांगी तो ये दी। अरे पर ये तो अबॉर्शन पिल्स है। ओ गॉड, मुझे नहीं पता था कि मम्मी इतनी गिर जाएगी। उन्हें अब मेरे बच्चे से भी तकलीफ होने लग गई। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे कृति, मैं कल ही दूसरा घर देख लेता हूँ। और इस तरह कृति महेश को उसकी माँ लीला से पूरी तरह अलग कर देती है। लीला कई बार अपने बेटे से मिलने की कोशिश करती है, पर अब महेश के मन में अपनी माँ के लिए बहुत नफरत भर चुकी थी। वो अपनी माँ से मिलता ही नहीं। प्रीति अपनी सास के सामने भी अच्छी होने का नाटक बखूबी करती रहती। लीला अपने बेटे के नए घर में उससे मिलने आती है। मुझे माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, पर मैं आपको घर के अंदर नहीं बुला सकती। इन्हें पता चलेगा कि मैं आपसे मिली तो ये मुझ पर बड़े नाराज़ होंगे। चिंटू भी अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, मैं नहीं चाहती कि ये हमारे घर की लड़ाई है उस तक भी पहुंच जाए। चिंटू था तो कृति का बेटा, पर उसमें सारे गुण अपनी दादी के आए थे। वो बचपन से ही अपनी माँ के विपरीत ईमानदार और समझदार था। वो हमेशा अपनी दादी को अपने दरवाजे पर आकर वापस लौटता हुआ देखता है। दिन बीतते जाते हैं। चिंटू 19 साल का हो जाता है। मम्मी, मुझे कॉलेज अलॉट हुआ है, वो भी इंडिया से बाहर। अब मैं विदेश जा सकता हूँ। जो पढ़ाई करनी है इसी शहर में रहकर कर, मैं तुम्हें बाहर नहीं भेज सकती। इतना प्यार करती हो अपने बेटे से कि उसे बाहर भी नहीं भेज सकती? तो फिर दादी से उसके बेटे को क्यों अलग किया मम्मी? मैं 2 मिनट भी तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाऊं तो तुम घबरा जाती हो। सोचो ना दादी पर क्या बीतती होगी। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? तुम जब भी नानी से फ़ोन पर इस बारे में बात करती थी, मैं हमेशा सुन लिया करता था। दादी ने तो अपने गहने तक पापा को पढ़ाई में मदद करने के लिए दे दिए थे, पर तुमने वो गहने भी दादी को नहीं लौटा है। मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है, मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ मम्मी, हमेशा हमेशा के लिए। और हाँ, पापा दादा दादी मेरे साथ ही जाएंगे। उनका बेटा अपना फ़र्ज़ भूल गया, पर उनका पोता नहीं भूलेगा। अपना सामान पैक कर चिंटू घर से जाने लगता है। अपने बेटे को, अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से अलग होता देख कृति चीख उठती है और उसे एहसास होता है कि जो बीते कल में उसने अपनी सास के साथ किया था, आज वही किस्मत उसके साथ करने वाली है। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई महेश, कितनी बड़ी। मैंने एक बेटे को उसकी माँ से अलग कर दिया, वो भी इतनी सीधी माँ से। वो इतने दिन तुम्हारे बिना कैसे रही होगी महेश? जाओ उन्हें ले आओ महेश, उन्हें ले आओ। चिंटू की समझदारी काम आती है और लीला का परिवार फिर से एक हो जाता है। सुदेश अपने परिवार के साथ नानकपुर में रहा करता था। एक दिन सुबह सुबह निशा घर के काम कर रही होती है। इतने में ही उसकी माँ उसको ताना मारते हुए बोलती है, देखा, हमारी पड़ोसन मीरा की भतीजी थी ना, वो रानू, उसकी भी शादी हो गई। वो बता रही थी कल मुझे, बस तू ही कुंवारी रहना, तेरा ये मंगल पता नहीं कितना भारी पड़ेगा हम पर। निशा के पापा सुदेश कुर्सी पर बैठे हुए चाय पीते पीते अलका की सारी बातें सुन रहे थे। अरे ओ भाग्यवान, जरा शर्म करा करो, क्या दिन भर पीछे पड़ी रहती हो बच्चों के। शादी ब्याह किस्मत का खेल है, जहाँ उसके भाग्य लिखे होंगे वहाँ ही होगी हमारी बेटी की शादी।
और वैसे भी तुम्हें तो खुशी मनानी चाहिए कि तुम्हें इतनी संस्कारी बेटी मिली है। सुदेश की सारी बातें पड़ोस की नीता कान लगाकर सुन रही होती है। वो एक खाली कटोरी लेकर मांगने का बहाना करके उनके घर आती है और सुदेश की बात काटते हुए बोलती है, देखिए भाई साहब, माना हमारी निशा बहुत संस्कारी है, पर शादी ब्याह योग कुंडलियों के भरोसे होते हैं। संस्कार तो बाद में देखे जाते हैं, पहले तो कुंडली देखते हैं ना। और इस पर तो मंगल का दोष है, पता नहीं कौन करेगा इससे शादी। ये सब बातें सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने कमरे में जाकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। उसके पीछे सुदेश भी उसको समझाने आता है और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, बेटा, तुम किसी की भी बातों पर ध्यान मत दो। तुम उन सब की बातों से अपना मन छोटा ना करो। तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा लड़का जरूर आएगा जो तुम्हारे गुणों से प्यार करेगा, तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करेगा। निशा उसके पापा की बातें सुनकर उनको गले लगा लेती है और बोलती है, थैंक यू पापा, मुझे समझने के लिए। दूसरे दिन सुबह अलका निशा को बोलती है, जाओ बाजार से सामान लेकर आओ। सुदेश अलका की बातें सुनकर बोलते हैं, हाँ बेटा, तुम बाजार जाओ और आते समय तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी भी करवा लेना। निशा मुस्कुराकर बोलती है। जी पापा। निशा अपना पर्स हाथ में लेकर बाजार के लिए निकल जाती है। बाजार से सामान लेने के बाद वो फोटोकॉपी करवाकर दुकान से जैसे ही नीचे उतरती है, उसके डॉक्यूमेंट्स में से आइडेंटिटी कार्ड नीचे गिर जाता है और उसको ध्यान नहीं रहता और वो आगे बढ़ती है। पीछे से एक पढ़ा लिखा लड़का राहुल उसका आइडेंटिटी कार्ड उठाकर उसको आवाज लगाता है, अरे सुनिए, आपका आइडेंटिटी कार्ड गिर गया है। निशा अपनी ही बातों में खोई रहती है, उसका ध्यान राहुल की तरफ जाता ही नहीं है। राहुल आइडेंटिटी कार्ड में नाम पढ़कर आवाज लगाता है, निशा जी सुनिए। निशा अपना नाम सुनकर पीछे मुड़कर देखती है। राहुल उसके पास आता है और उसका आइडेंटिटी कार्ड उसको देता है और बोलता है, ये आपका आइडेंटिटी कार्ड गिर गया था। मैंने आपको बहुत आवाज लगाई, पर पता नहीं आप किन्हीं ख्यालों में खोई थी। निशा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ राहुल से बोलती है, सॉरी, मैंने सुना नहीं, एंड थैंक यू, आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी। राहुल मुस्कुराकर बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे आप यहीं से हैं क्या? निशा सिर हिलाकर बोलती है, जी हाँ। राहुल 2 मिनट रुककर बोलता है, वैसे आप करती क्या हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, अभी लास्ट ईयर चल रहा है जीजाबाई कॉलेज में। ओ, मैं भी उसी कॉलेज में था, लास्ट ईयर ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। निशा मुस्कुराकर बोलती है, अच्छा, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कॉल कर सकती हैं। निशा और राहुल दोनों अपने मोबाइल नंबर एक्सचेंज करते हैं और दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। काफी वक्त बीत जाता है। एक दिन निशा की माँ गुस्से में निशा के एग्जाम के नोट्स जला देती है। निशा का मूड ऑफ हो जाता है और वो राहुल को कॉल करती है और बोलती है, हे राहुल, तुम क्या कर रहे हो अभी? फ्री हो क्या? मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो ना निशा। नेक्स्ट वीक एग्जाम है और बाय मिस्टेक मेरे नोट्स जल गए हैं। क्या तुम्हारे पास नोट्स हैं? हाँ है, मैं ले आऊंगा। वैसे तुम कुछ परेशान सी हो, क्या कुछ हुआ क्या? मैं अपनी लाइफ से परेशान हूँ। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? हुआ क्या, कुछ तो बताओ। असल में मैं मांगलिक हूँ और इसलिए मेरी शादी नहीं हो पा रही है और ना ही कोई मांगलिक मिल रहा है। इसीलिए मेरी माँ मुझे हर बात पर ताने देती है। उन्होंने ही मेरे नोट्स फाड़ दिए। ओके निशा, तुम बिल्कुल टेंशन ना लो और शांत हो जाओ, एक दिन सब ठीक होगा। राहुल निशा को समझाता है और उसका साथ देता है। देखते ही देखते उनकी ये दोस्ती प्यार में बदलने लगती है और एक दिन हिम्मत करके राहुल निशा को कॉल करके पार्क आने कहता है। निशा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम आज शाम मुझे पार्क में मिलो। ठीक है राहुल, मैं आ जाऊंगी। राहुल निशा का पार्क में वेट कर रहा होता है। निशा पार्क में आ जाती है। निशा राहुल से बोलती है, राहुल क्या हुआ? तुमने मुझे ऐसे अचानक पार्क में मिलने क्यों बुलाया? कोई बात है क्या? राहुल निशा की ओर देखकर बोलता है, निशा, हमारी दोस्ती को काफी वक्त हो गया है और अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। निशा दूसरी तरफ मुंह करके बोलती है, राहुल तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे मंगल दोष है, हमारी शादी नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। निशा तुम कैसी बातें कर रही हो?
हम आज की जनरेशन के पढ़े लिखे लोग हैं, क्या फायदा हमारी ऐसी पढ़ाई का अगर हम ऐसी फालतू की बातों को और बढ़ावा दे तो। मुझे बस इतना पता है कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। राहुल निशा को समझाता है और उसके घर रिश्ता लेकर जाता है। निशा के घर वाले भी खुशी खुशी रिश्ते के लिए मान जाते हैं और उनकी शादी बहुत धूमधाम से होती है। निशा और राहुल की शादी को 2 साल पूरे हो चुके थे और वो दोनों ही आज एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। मॉरल, प्यार की रोशनी अंधविश्वास के अंधेरे को मिटा देती है। गंगा और जमुना 2 जुड़वा बहनें थी और उससे भी ज्यादा कमाल की बात ये थी कि दोनों बहनें एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती थी। गंगा को हंसी आती तो जमुना भी जोर से हंसती और अगर जमुना को रोना आता तो गंगा भी रोने लगती। उन दोनों के बीच का ये कनेक्शन बड़ा ही अनोखा था। दोनों की शादी की उम्र हुई और उनके माँ बाप के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आई कि अब इनकी शादी कैसे की जाए, क्योंकि वो तो एक दूसरे से अलग रहने को तैयार ही नहीं थी। तो बस इसी का उपाय ढूंढने के लिए शुरू हुई तैयारी एक ही घर के 2 भाइयों की जो साथ में रहते हो और जिनके साथ गंगा और जमुना की शादी करवाई जा सके। लेकिन ऐसे 2 भाई कहीं मिले ही नहीं। फिर एक दिन अचानक गंगा और जमुना का दूर का रिश्तेदार उनके घर पहुंचा। अरे मेरे चाचा के 2 लड़के हैं, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा रिश्ता है। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो जाएगी। लेकिन पहले लड़का देखने तो जाना पड़ेगा ना, आखिर लड़के कैसे हैं, वो हमारी बेटियों को पसंद करेंगे भी या नहीं। अरे मैंने कह दिया ना, लड़के तो तुम्हें देखते ही पसंद आ जाएंगे। फिर भी मिल लीजिए एक बार, मिलने में क्या बुराई है। गंगा और जमुना के पापा उन लड़कों को मिलने के बाद जब घर लौट कर आते हैं। क्या हुआ पिताजी, क्या सच में हमारा रिश्ता किसी ऐसे घर में होगा जहां हम साथ रह सकें? हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम्हारा रिश्ता पक्का करके आया हूँ महेश और दिनेश के साथ। महेश और दिनेश, अरे वाह, इनके नाम तो एक दूसरे से बहुत मैच करते हैं। अरे बेटा, नाम ही नहीं, कमाल की बात तो यह है कि तुम्हारी तरफ वो दोनों भी जुड़वा हैं और वो भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। अरे पिताजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम दोनों बहनें भी एक दूसरे से बिल्कुल दूर नहीं रह सकती। चलो अच्छा ही हुआ, अब हम सब आराम से रह पाएंगे। गंगा और जमुना की शादी दिनेश और महेश नाम के 2 जुड़वा भाइयों से तय करवा दी जाती है। शादी के मंडप में अरे ये दोनों दूल्हे तो बिल्कुल एक जैसे हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, दुल्हन को बुलाइए भाई, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। गंगा जमुना बेटा यहाँ आओ। अरे बाप रे, दोनों दुल्हन तो बिल्कुल एक जैसी हैं। अब कैसे पता चलेगा किसकी शादी किससे होनी है? अरे पंडित जी, गंगा की शादी महेश के साथ और जमुना की शादी दिनेश के साथ। अरे कहने से क्या होता है जजमान, कौन है गंगा, कौन है महेश, कौन जमुना, कौन है दिनेश, पता कैसे चलेगा? मैं बताता हूँ, मुझे सब पता है। ये देखो, ये महेश है और ये गंगा है। अरे महेश तो मैं हूँ, वो दिनेश है। उसकी शादी तो जमुना के साथ होनी है ना। अरे पिताजी, अब तो खुद ही नहीं पहचान पाए। बेचारे पंडित जी कैसे पहचानेंगे और मैं कैसे पहचानूंगी? अरे मेरे पास एक उपाय है। मैं जैसे ही बोलूंगा महेश, तुम अपना हाथ ऊपर कर देना और इसी तरह दुल्हन को भी करना है। जिसका नाम लूंगा वो अपना हाथ ऊपर करेगी, फिर मैं उनके फेरे करवा दूंगा। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। वो मास्टर जी अटेंडेंस लेते थे तो झट से ऊपर अपना हाथ खड़ा कर देते थे। जमुना की बात सुनकर वहां पर बैठे सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और इसी तरह गंगा जमुना की शादी महेश और दिनेश के साथ हो जाती है। शादी के बाद, बेटा महेश और दिनेश, हमारे पड़ोसी ने तुम दोनों की शादी के बाद तुम्हें बहुओं के साथ खाने पर बुलाया है। तो मम्मी कब जाना है खाना खाने? आज शाम को ही जाना है बेटा, तुम जरा ऑफिस से जल्दी आ जाना। ठीक है मम्मी। दिनेश बेटा, रोजाना ऑफिस से तुम ही देर से आते हो। महेश तो हमेशा 5 बजे तक आ जाता है, इसलिए तुम जल्दी आने का ख्याल रखना। और उस दिन शाम को दिनेश ऑफिस से महेश से भी पहले आ जाता है। गंगा को लगता है कि वो महेश है। अरे लगता है ये ऑफिस से जल्दी आ गए, और वैसे भी जल्दी तो हमेशा यही आते हैं। दिनेश तो हमेशा 6 बजे के बाद ही आता है। बहू तैयार हो जाओ, महेश ऑफिस से आ गया है।
दिनेश के कानों में ईयरफोन लगा होने की वजह से वो अपनी माँ की बात नहीं सुनता और गंगा उसे हाथ पकड़कर कमरे में लेकर जाती है। आप कितने अच्छे हैं ना, मम्मी जी के एक बार कहने पर ऑफिस से जल्दी आ गए। चलिए अब मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। अरे मैं तो आज पहली बार ऑफिस से जल्दी आया हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं कहाँ रोज रोज जल्दी आता हूँ। तुम महेश हो ना? अरे नहीं नहीं, मैं तो दिनेश हूँ। मम्मी ने सुबह कहा था कि मैं रोज लेट आता हूँ, इसलिए आज मैं जल्दी आ गया। तुम कौन हो, गंगा या जमुना? मैं तो गंगा हूँ। मुझे लगा जल्दी आने वाला पति मेरा होता है, इसलिए आपका हाथ पकड़कर कमरे में ले आई। अरे गंगा, ये तुम क्या कर रही हो? मेरे दिनेश को अपने कमरे में लेकर क्यों आ गई? अरे गलत फहमी की वजह से, मुझे क्या पता था ये मेरा नहीं तेरा पति है। थोड़ी देर बाद महेश ऑफिस से आता है। मम्मी देखो, मैं आज जल्दी आ गया। हाँ, लेकिन तुमसे भी जल्दी दिनेश घर पर आ गया और मुझे लगा कि वो तुम हो। मैंने भी दिनेश को कह दिया कि वो ऑफिस से रोज लेट आया करे, वरना पता चला कि हमारे पतियों की अदला बदली हो गई है। कुछ दिनों के बाद, अरे दिनेश, आज मेरे पेट में ना बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए बाजार से दवा लेकर आ जाओ ना। ओह अच्छा ठीक है, बस 10 मिनट में तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। दिनेश दवाई लेने जाता है, तब गंगा उसके कमरे में आती है। क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? देखो ना, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे जोर जोर से रोना भी आ रहा है। जब भी तुम्हें रोना आता है ना, मुझे भी रोना आता है। मुझे भी रोने का बहुत मन कर रहा है। कोई बात नहीं, तुम यहाँ मेरे पास बैठो। हम दोनों बहनें तो वैसे भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकती। मुझे तकलीफ होती है तो तुम भी बराबर से रोती हो। गंगा जमुना के कमरे में बैठ जाती है और अपनी बहन को रोता देख वो भी रोने लगती है। अच्छा सुनो, मैं जरा रसोई में जाकर पानी पी कर आती हूँ। देखो तुम यहीं रहना, मैं बस 2 मिनट में आई। और इसी बीच में दिनेश वहां पर पहुंचता है। ये लो दवाई खा लो, इस तरह रोने से क्या होगा, ये दवाई खाने के बाद तुम्हें आराम मिलेगा। गंगा चुपचाप दिनेश के हाथ से लेकर वो दवाई खा लेती है, क्योंकि रोते वक्त वो इस बात पर ध्यान नहीं देती कि वो दिनेश था या महेश। उधर दूसरी तरफ जमुना जैसे ही रसोई में जाती है। अरे क्या हुआ बहू, इतनी उदास क्यों लग रही है और रो क्यों रही है? क्या बताऊँ मम्मी जी, पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए रोना आ रहा है। तभी वहां पर महेश पहुंचता है। आप मेरे लिए दवाई लेकर आए या नहीं? कैसी दवाई, कौन सी दवाई? तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं, और तुम रो क्यों रही हो? देखिए मम्मी जी, इनको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। अभी 10 मिनट पहले ही कहा था कि पेट दर्द की दवाई लेकर आ जाओ, लेकिन सुनते ही नहीं। अरे बेटा, बहू के पेट में इतना दर्द हो रहा है, कम से कम तुम्हें मेडिकल स्टोर जाकर दवाई तो लेकर आनी चाहिए ना। अरे मम्मी, दवाई तो तब लेकर आता ना जब मुझे ये कहती। अब मुझे कोई सपना थोड़ी आ रहा है कि दवाई चाहिए। जमुना जोर जोर से रोने लगती है। देखा मम्मी जी किस तरह की बात कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इनको कहा था। उधर जमुना के कमरे में गंगा बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद जब वो चुप होती है तो वो दिनेश को पूछती है, एक बात तो बताओ, रोते रोते मैंने पूछा भी नहीं, तुमने मुझे किस चीज़ की दवाई खिलाई? तुम्हारे पेट में दर्द है ना, इसी की वजह से तो तुम रो रही थी। अरे लेकिन मेरे पेट में दर्द हो ही नहीं रहा था, तुमने मुझे ज़बरदस्ती दवा क्यों खिला दी? अरे तुमने ही तो कहा था कि मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आओ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, लगता है फिर से सब कुछ गड़बड़ हो गया। पेट में दर्द मुझे नहीं, जमुना को हो रहा था। अरे तो फिर तुम कौन हो? मैं तो गंगा हूँ। अगर गंगा हो तो फिर रो क्यों रही हो? रोना तो जमुना को चाहिए था। वो क्या है ना, जब भी मेरी बहन को कोई परेशानी होती है और वो रोती है तो मुझे भी रोना आ जाता है। उधर दूसरी तरफ, बेटा तुम बहू का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। उसने अगर तुम्हें दवाई लाने को कहा था तो तुम्हें लानी चाहिए थी ना। मम्मी मैं कह रहा हूँ ना, इसने मुझे दवाई लाने को नहीं कहा। पहले ये तो पूछो कि ये कौन है, गंगा या जमुना? इसमें नाम पूछने वाली क्या बात है, मैं जमुना हूँ, जमुना। अच्छा तो तुमने दिनेश को दवाई लाने को कहा होगा, मैं तो महेश हूँ ना। तभी वहां पर गंगा और दिनेश पहुंच जाते हैं। देखो जमुना, तुम्हारे पति ने मुझे पेट दर्द की दवाई खिला दी। अरे मुझे क्या पता था ये गंगा है। जब मैं गया तब जमुना जोर जोर से रो रही थी और जब आया तब ये भी रो रही थी।
मुझे लगा इसे ही पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने दवाई खिला दी। हे भगवान, मेरे सर में गोल गोल चक्कर आ रहे हैं। कौन दिनेश, कौन महेश, कौन गंगा, कौन जमुना, क्या 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 करूं मैं। तभी उनकी पड़ोसन उनके घर आती है। अलग कर दो, अलग, दोनों भाइयों को अलग अलग घर में रहने के लिए कहो। अपने पति के साथ रहेंगी तो खुश रहेंगी तुम्हारी बहुएं। लगता है यही करना पड़ेगा, वरना इस घर में रोज पतियों की अदला बदली चलती रहेगी। नहीं नहीं मम्मी जी, हम दोनों बहनें एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। हाँ मम्मी जी, हम दोनों बहनें एक दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं रह सकते। मम्मी आप तो जानती हैं, हम दोनों भाई भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। हाँ मम्मी, हम अलग नहीं रह सकते। तो ठीक है, अगर अलग नहीं रह सकते तो रोजाना पहचान कौन खेलते रहो, मेरा क्या।